हेलो दोस्तों, मैं विकास मिश्रा आपके अपने इस YouTube चैनल विकास स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर आप सबके साथ लेके आया हूं। जो पहला चैप्टर है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम कॉम्पिटिशन से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीजें उसमें आती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो नंबर सिस्टम को आप डिस्कस करते हैं और नंबर सिस्टम में पहले हम नंबर्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। उसके बाद जब नंबर के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस जो है वो हम इजी पैटर्न से उठा करके और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें नंबर्स के बारे में जानना होगा कि हमें स्टडी करना है। तो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए। उस चार्ट के थ्रू पहले हम अपने बेसिक नंबर्स के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले अगर हम नंबर के बारे में जाने तो वो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? समृद्ध संख्याएं होती है। अगर हम समृद्ध संख्याओं को देखें तो उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली संख्या होती है रियल नंबर और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर हम पहली संख्या की बात करें तो वो है हमारी रियल नंबर, जिसको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और दूसरी है एक इसमें इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो यहां पे ये काल्पनिक नंबर है। जितने भी नंबर आते हैं यहाँ पे काल्पनिक है, तो इस वजह से हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। और अगर आपके कंपटीशन में आता भी है तो इमेजिनरी नंबर का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आई जो है वो आई को हम आयोटा पढ़ते हैं और आई की जो वैल्यू होती है वो -√1 के बराबर होती है। और दूसरी चीज जो है, अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं तो 1 होती है। क्योंकि हमें इमेजिनरी नंबर नहीं, जो हम नंबर वास्तविक में है, हमारे नंबर जो प्राकृतिक में नंबर है, केवल उन्हीं नंबर्स को पढ़ते हैं। इस वजह से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब आप अपने टॉपिक में, यहां मैंने लिख रखा है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को पहले मैंने दो भागों में विभाजित किया है। एक है परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरी जो हमारी संख्या आती है उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको हमें समझ जाएंगे तो हमें जो क्वेश्चंस होंगे हमारे बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। बहुत लोगों को पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय अपरिमेय संख्या। लेकिन आप ध्यान से देखिए, मैं इसको कुछ और तरीके से बता रहा हूं, जिसके बेस पे आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं, जिसके बेस पे आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में। देखिए, अगर हम दशमलव की बात करें, किसी भी दशमलव की बात करें तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी दशमलव जो बार बार पुनरावृत्ति जिसकी। देखिए, रिपीटिंग का मतलब है यहाँ पे पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति से। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे देखिए, कोई भी नंबर हमने देखा और वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा पुनरावृत्ति है। लेकिन यहीं पे एक नंबर और आता है, जैसे कोई भी हमने नंबर लिख दिया 0.1 3 2 4 5 8 7 4, ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन किसी भी नंबर की यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हो रही। मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे हमारा दोबारा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए तो हमारी पुनरावृत्ति नंबर की हो रही है। तो इस वजह से, और एक चीज देखिए, हम यहाँ पे 0.33 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3 बार। लिखते नहीं लिखते, इस पूरे इतने बड़े नंबर को हम 0.3 बार लिख देते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका देखिए, इस नंबर को हम इस छोटे भाग में टर्मिनेट कर पा रहे नहीं कर रहे। इसकी वजह से रिपीटिंग नंबर का एक कॉन्सेप्ट और आता है, इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन इसको हम बदल नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से इसका नाम जो हो जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाता है। अब देखिएगा, हमें पढ़ना क्या है? ये दो तरीके के नंबर, दशमलव को हमने दो भाग में बांट दिया। एक होती है जिन नंबर की पुनरावृत्ति होती है, और एक जिन नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, एक नंबर हो गया जिसको रिपीट करते हैं, दूसरा हो गया जिसको रिपीट नहीं करते। अब यहीं से आप देखिएगा, इसी को हम दोबारा समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को। एक नंबर है आपकी परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, आप इन दोनों संख्याओं में अगर अंतर पा जाएंगे तो आप कॉम्पिटिशन की काफी क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए वो आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या। जितनी भी संख्या अगर P बटे Q के रूप में लिख पा रहे हैं आप तो वो परिमेय संख्या है। और एक चीज ध्यान रखना होगा कि Q की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है, ये होगा परिमेय संख्या। लेकिन यहीं पे अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो अगर जो संख्याएं P बटे Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हमने लिख दिया 4 बटे 2, 3 बटे 2, 5 बटे 3, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, सारी की सारी। लेकिन अपरिमेय संख्याएं क्या है, जिनको हम P बटे Q के रूप में ना लिख पाए वही परिमेय संख्या। जैसे अगर हम लिख दिया 0.1 4 2 8 5 7, ये लगातार ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, तब ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। आप बताइए जरा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आता है पाई, आपने नाम सुना होगा पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 22/7। तो काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें 22/7 और पाई कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल, कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आप देखिए पाई का मान ये जो 22/7 आता है, ये आता कैसे, इसको पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था कि पाई का मान जो होता है किसी वृत्त की परिधि, जो ये पाई है ये वृत्त की परिधि को अगर हम वृत्त के व्यास से विभाजित कर दें तो पाई निकल जाता है। पाई अगर पूछेगा तो वो आपकी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। पाई अगर केवल पाई अगर आपसे पूछे पाई क्या तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको 22/7 क्या है तो आप कहेंगे कि वो क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको हम P बटे Q के रूप में देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पे हमने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया करना है। परिमेय संख्या बताना है, परिमेय संख्या पहला प्रश्न है आपका कि परिमेय संख्या बताना है। और परिमेय संख्या में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा है 22/7, तीसरा है 0.5329 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, चौथा ऑप्शन है √2 - 1। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा नंबर परिमेय संख्या है, ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या, ये नंबर देखिए, क्या नंबर ये कहीं खत्म हो रहा है या रिपीट हो रहा है, नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये अपरिमेय है। तो केवल इसमें बी ऑप्शन ऐसा होगा जो कि क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा है √2 - 1 बटे में √2 + 1 और तीसरा है 0.143143143, ये रिपीट होता जा रहा है। और चौथा ऑप्शन है जो है 0.1259778, इसमें बताना है परिमेय संख्या कौन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये संख्या जो होगी वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आते हैं, देखिए अगले नंबर पे आते हैं। यहां पे आते हैं, देखिए रेशनल परिमेय संख्या को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक हमारा है भिन्न और एक है हमारा पूर्ण। भिन्न आप जानते हैं, अभी मैंने बता दिया, भिन्न का मतलब जो P बटे Q के रूप में लिखा जाए। पूर्णांक की बात करें तो इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धन 2 धन 3 ये सब धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक के अंदर -1 -2 -3। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कि अगर सपोज दैट हमें रिकरिंग नंबर दे दिया है, जो रिपीटिंग नंबर है उसको चेंज कैसे करते हैं। रिपीटिंग नंबर करने वाला उसको हम फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर हमने 0.65 बार लिख दिया, ये क्वेश्चन है, इसको हमें डायरेक्ट भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं, कंपटीशन पढ़ते समय हमें ध्यान रखना होगा हमारा टाइम ज्यादा ना लगे। तो इसको करते कैसे, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आप क्या करिए
दशमलव के बाद जितने नंबर पे बार लिखा है उसके हर में उतनी बार आप 9 लगा देंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 नंबर पे बार है तो हमने 9 को 2 बार लिख दिया। उसके बाद जो नंबर है उसको एज इट इज रख देते हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो जाए, इसका जो है भिन्न रूप जो है 65/99 हो जाए। ठीक है, इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा टाइप से क्वेश्चन का हम देखें तो इसका जो दूसरा टाइप आता है वो आता है, जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं 0.432 432, ये हमने लिखा। अब इस क्वेश्चन, इस पे जो बार लगा हुआ है इस क्वेश्चन पे वो केवल 3 और 2 पे बार लगा है, इसका मतलब ये एक नंबर छूट रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे भिन्न में बदलेंगे, आप क्या कीजिए, हमने बताया कि सबसे पहले भिन्न में आप क्या करिए कि जितनी नंबर पे बार लगा हो उतनी बार 9 लिख लीजिए। आप ये देखिए बार कितने नंबर पे लगा, केवल 2 नंबर पे, तो हम 9 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और एक बार जितने नंबर पे दशमलव के बाद जो संख्या जिस पे बार नहीं लगी उतनी बार आप 0 लगाएंगे। कितनी बार, एक ही नंबर है तो 0 कितनी बार लगेंगे, 1। ध्यान से फिर से समझिए, अगर हमें इस नंबर को भिन्न में बदलना है तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद बार कितने नंबर पे लगा, तो 2 नंबर पे 9 2 बार आ गया। देखेंगे बार कितने बार नंबर पे नहीं है तो केवल एक नंबर पे नहीं तो उसके लिए 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है उसको मैं से लिख देंगे 432, और जिस नंबर पे बार नहीं है उसको हम उसमें से घटा देंगे, इसमें से 4 घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 428/990। ये आपका आसान सा तरीका है इस क्वेश्चन को कैसे हम भिन्न में बदलेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, देखिए शॉर्ट में फिर से समझते हैं, 0.567 ये लिख देते हैं, इन दोनों पे बार लगाते हैं। देखिए चेक करते हैं फिर से वही काम, हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो इस पे लिखिए दशमलव के बाद कितने नंबर पे बार, 2 नंबर पे, तो उतनी बार हम 9 लगा देंगे। अगेन एक नंबर पे बार नहीं है तो एक बार 0 आ जाएगा। जो नंबर है उसको सीधा सीधा हमने लिख दिया 567 माइनस जिस नंबर पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए, 5 घटा दीजिए तो आपका उत्तर क्या आ गया, 562/990। ये होता है कि कैसे हम रिपीटिंग नंबर को भिन्न में बदलेंगे, जो पुनरावृत्ति वाले नंबर हैं उनको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये आपका टाइप है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परिमेयकरण संख्या और संयुग्मी संख्या। देखिए ध्यान से, परिमेयकरण क्या होता है। अच्छा, परिमेयकरण का मतलब ये बहुत लोग ये बताते हैं कि परिमेयकरण का मतलब ये हो गया कि हर जो है अगर धनात्मक में है तो ऋणात्मक वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वही परिमेयकरण। जैसे बताया जाता है कि अगर √2 + 1 लिखा है तो इसके परिमेयकरण का मतलब √2 - 1 होता है, यही होता है इसके परिमेय। लेकिन ये परिमेयकरण का मतलब नहीं होता। परिमेयकरण का क्या मतलब होता है, परिमेयकरण का से ये मतलब है कि अगर अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को आप बदल करके परिमेय संख्या बना रहे हैं, वही आपका परिमेयकरण होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, अपरिमेय संख्या है उसको आप परिमेय संख्या में बदल दे रहे हैं, वही आपका परिमेयकरण है। ध्यान से देखिए, जैसे अगर √5 की बात है तो √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अगर हमें परिमेय संख्या में बदलना है, √5 को अगर हमें 5 में बदलना है तभी ये परिमेय संख्या होगी। √5 जो है अगर 5 में बदल जाए तो ये परिमेय संख्या में बदल जाएगी। तो √5 को 5 बनाने के लिए हमें एक √5 से और गुणा होगा, तब ये जाकर के क्या आएगा, 5। ध्यान दीजिए, यही आपका परिमेयकरण कहलाता है। और ये √5 का ये क्या संख्या कहलाएगी, ये इसका क्या हो जाएगी, संयुग्मी हो जाएगी। यही उसकी संख्या क्या होगी, संयुग्मी संख्या हो जाएगी। जो संख्या से गुणा करने पे कोई संख्या अपरिमेय से परिमेय संख्या में बदल जाती है, वही उसका संयुग्मी हो जाता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं लिखूंगा तो आप कहेंगे कि √7 + √3 ये लिख दिया। अब इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका परिमेयकरण कैसे करें। तो आप देखिए, इसको हम जो लिखेंगे तो लिखोगे आप 7 की घात 1/2 माइनस 3 की प्लस 3 की घात 1/2। अब अगर इसको हमें इसका परिमेयकरण करना है तो इसका मतलब 1/2 हमें हटाना पड़ेगा, 1/2 इसमें हटाना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी घात को 2 करना पड़ेगा। इस वजह से जो इसका परिमेयकरण होता है √7 + में
√3 का वो नेगेटिव में आ जाता है √7 माइनस में √3। समझ में आया? ये होता है परिमेयकरण का मतलब। अगर हम √7 प्लस √3 है तो √7 माइनस √3 कर दिए, अगर यहां माइनस में होता तब यहां इसको हम प्लस में कर देते। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग इसका परिमेयकरण ढूंढिए कि इसका परिमेयकरण क्या होता है। अगर हमने लिख दिया एक संख्या 1 बटे में क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1, ये क्वेश्चन आप सबके लिए मैं छोड़ रहा हूं आज के लिए। ये क्वेश्चन है और इसका आपको परिमेयकरण निकालना है, इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कीजिए, इसका परिमेयकरण कीजिए। आप इस क्वेश्चन का परिमेयकरण करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन, इसके परिमेयकरण कैसे निकले जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चीजों में। सम संख्याएं, आप जानते हैं सम संख्याएं, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जानना जरूरी है। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, मैं बहुत जल्दी से इसको बता देता हूं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती है, जो 2 से विभाजित है, जो 2 से विभाजित है वो सम संख्या है। और जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 के टेबल में नहीं आती है, वो क्या हो जाएगी? विषम संख्या। इससे पहले, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद का टॉपिक आता है वो आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। और अभाज्य संख्या की परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए आप, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे नंबर सिस्टम के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड ही संभव है। जैसे इसके केवल 2 गुणनखंड संभव है, 2 गुणनखंड संभव है। एक तो स्वयं और एक केवल ये होता है। ऐसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड संभव हो, एक तो वो संख्या खुद हो और या तो एक खुद हो। जैसे अगर हम 5 की बात करें तो 5 का गुणनखंड या तो फिर ये 5 ही होगा या तो फिर 1 होगा। तो 5 1 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो उसका जवाब 1 नहीं होता है। 1 जो है अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आता। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और केवल यही एक सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या का काम करती है। बाकी पूरे जो है संख्याओं में, चाहे जितनी संख्या हम काउंट कर लेना, अगर वो सम संख्या है तो वो अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होता है? 2 होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या का ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगर हम इस पे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे डिस्कस करें तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। जैसे अगर हम एक संख्या यहां पे लिख दें 36 और 36 के गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है कि इसमें कितने गुणनखंड आएंगे और कितने गुणनखंड नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इस जो भी संख्या का आपको गुणनखंड निकालना हो उसके छोटे छोटे पार्ट कर लीजिए, छोटे छोटे गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करते समय यह ध्यान रखना है कि जब भी इसका गुणनखंड करेंगे तो वो अभाज्य संख्या के रूप में होनी चाहिए। अभाज्य संख्या के रूप में देखिए करने का तरीका क्या, इसका गुणा ढूंढिए आप, क्या होगा? 4 गुणे 9, 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 कर लिया। अब देखिए ध्यान, अगर हम 4 गुणे 9 की बात करें तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य बना देते हैं। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2 और 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात 2। तो पहले जो भी नंबर दिया जाए आपको, उसका आप जो है अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड निकाल लीजिए। फिर जब भी आपको गुणनखंड की संख्या कहे तो गुणनखंड की संख्या कैसे
निकालेंगे गुणनखंड की संख्या, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको जो पावर आपको दी हुई है, जितने भी अभाज्य संख्याएं आ रही हो उनकी जो पावर है उनमें एक जोड़कर गुणा कर लीजिए। जैसे 2 की घात 2 है तो इसकी घात में 2 + 1 कर दीजिए। आगे 3 की घात 2 है तो गुणे 2 + 1 इसमें भी कर दीजिए। तो कितना हो गया, 2 + 1 = 3 और 2 + 1 = 3 = 9। इसका मतलब 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 9। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम 36 के गुणनखंड चेक कराएं तो आप कहोगे कि सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, फिर 6, फिर 9, फिर क्या होगा 12, फिर क्या होगा 18, फिर 36 को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 आ रहा नहीं आ रहा। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम करेंगे क्या, पहले हम जो भी नंबर हमारा दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जो भी उसकी घात रहेगी उसमें एक एक हम जोड़ करके गुणा कर लेंगे। यही आपकी अभाज्य संख्या है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए ध्यान से, इसका दूसरा क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा है 96। आपको 96 सौ गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो देखिए आसान क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले करने का तरीका भी क्वेश्चन को समझेंगे कि हमारा गुणनखंड बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हमको करना क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, 96 × 100 कर दिया। इस संख्या को हमने क्या कर दिया, 96 × 100। फिर 96 को हमने क्या लिख दिया, छोटे छोटे में कर दिया 32 × 3 और 100 को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 25 × 4, ठीक है। 32 को आप क्या लिखते हैं, 2 की घात 5, 3 केवल 3 है, 3 की घात 1, 25 को क्या लिखेंगे, 5 की घात 2 और 4 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 2। देखिए सारी जो है अभाज्य संख्याएं आ गई, सारी अभाज्य संख्याएं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप इकट्ठा कर लीजिए, 2 की घात 5 यहाँ है, 2 की घात 2 यहाँ गुणा होगा तो 2 की घात 7 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। ये आपका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड में कर लीजिए, फिर आप अगर गुणनखंड की संख्या निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, हमने बताया जो भी आपको प्राइम नंबर मिले हैं उनकी घात में एक जोड़ दीजिए। तो 7 × 1 गुणे 1 + 1 गुणे 2 + 1। देखिए क्या आता है, 7 और 1 को जोड़ा 8 गुणे 1 और 1 को जोड़ा 2 गुणे 2 + 1 किया तो 3, 8 दूनी 16, 16 3 48। 9600 के गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आई आपके पास, 48 निकल आई। यही आपके गुणनखंडों की संख्या है। अगली चीज है, इसमें नंबर सिस्टम में हमने अभी तक पढ़ा कि रेशनल नंबर को कैसे अपरिमेय संख्या को कैसे परिमेय संख्या में बदलते हैं, उसके बाद गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आता है आगे चल करके, अच्छा क्वेश्चन आता है। देखिए 1 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 100 तक, ऐसे हम 1 से लेकर अगर 100 तक संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो अंत में जो शून्यों की संख्या आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। अंत में शून्यों की संख्या क्या है, ठीक। तो इसलिए हम करते क्या है, देखिए पहले हम आसान सा तरीका आपको बता देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर समझाने की कोशिश करते हैं इसको हमने किया कैसे, ठीक है। जैसे देखिए जो भी अंत में संख्या है, जैसे 1 से 100 तक गुणा किया गया, अंत में जो भी संख्या है 100, इसको 5 से भाग दीजिए, ठीक है। 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 20। जो संख्या आई है उससे फिर 5 से भाग दीजिए, 20 को हम 5 से भाग देते हैं तो ये कितनी आ गई, 4। देखिए हम भाग तब तक करते रहेंगे जब तक वो संख्या 5 से छोटी ना हो जाए, जब तक वो संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। तो इसमें जो जीरो की संख्या होगी यही दोनों को जोड़ने पे आएगी, तो इसमें लास्ट में जो नंबर आएगा, जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 24। करते क्या है, अगर 1 से 100 तक संख्याओं को गुणा किया गया है आपस में और इसमें जीरो की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आप उस संख्या को 5 से भाग दें, 20 आ गया। 20 को फिर 5 से भाग देंगे, 4 आ गया। संख्या को कितनी भी बड़ी यहाँ पे संख्या लेंगे, हम तब तक भाग करते रहेंगे
जब तक वो संख्या इस 5 से छोटी ना जाए। जैसे ही 5 से छोटी आ जाती है तो इसमें हम यही सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और यही लास्ट में 0 की संख्या को बताएंगे। अच्छा, ऐसा करते क्यों? ध्यान दीजिए, अगर हम 0 की बात करें जैसे 10, ठीक, 10 आता है तो 0 आता है, 0 कैसे बनेगा? जब तक 5 और 2 गुणा नहीं होगा तब तक आप 10 नहीं बना सकते, ठीक है। जब तक आप 5 और 2 को गुणा नहीं करेंगे तब तक एक 0 आएगा ही नहीं किसी संख्या में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगा करके हम ये काउंट कर लेते हैं कि 1 से 100 तक अगर हम गुणा करें तो उसमें 5 कितनी बार है? भाई जितनी बार 5 आया वो उतनी बार तो 0 आएगा, क्योंकि 2 भी उतनी बार आएगा, 2 उससे ज्यादा बार भी आ सकता है। तो हम क्या किए, हम 5 से विभाजित कर दिए, उसके बाद जो शून्यों की संख्या, ठीक। इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें लिख देते हैं। मान लीजिए कि अगर 1 गुणे 2, दूसरा क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 हम 200 तक गुणा कर दें, ठीक। 200 तक अगर हम गुणा कर दें तब आप बताइए कितने शून्यों की संख्या आएगी। अगर हम 200 तक गुणा करते जाते हैं तो शून्यों की संख्या आपको बतानी होगी कितना आता है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले हमने बताया 200 को 5 से विभाजित कर दीजिए, ठीक। 5 से विभाजित करने पे कितना आएगा, 5 चौके 20, 40। फिर 40 को आप 5 से भाग दे दीजिए, जो भी संख्या आ रही है उसको भाग दे दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 8। अभी 8 5 से बड़ा ही है, फिर से भाग दीजिए, 8 को आप 5 से भाग देते तो आपका उत्तर एक ही बार है, ठीक है, केवल एक बार। जितनी बार हमारा क्वेश्चन में जाता है उतनी बार ही लिखते हैं, 5 के अंदर 5, ठीक है। तो ये अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, 40 8 48 1 49, ये आपका शून्यों की संख्या है, ठीक है, ये आपके शून्यों की संख्या है। इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 200 को हमने 5 से भाग दिया 40 आ गया, 40 को 5 से भाग दिया 8 आ गया, 8 को 5 से भाग दिया तो 1 आ गया और हमने सबको जोड़ दिया 49, यही हमारी शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, उसमें आपको ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना होगा, और रिप्लाई करने के साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसका आंसर आप जरूर लिखिए। जैसे क्वेश्चन है आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट डॉट, अगर हम 1000 तक गुणा करें तो उसका उत्तर क्या है? अगर हम संख्या को 1000 तक गुणा करें तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अगर हम 5000 तक गुणा करें तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? 2 क्वेश्चन है, और एक तीसरा और एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर 0.543 ये संख्या है तो इसमें इसको हमें भिन्न रूप में बदलना है, भिन्न रूप में बदलना है। इसका उत्तर क्या होगा? भिन्न रूप में बदलिए। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, और जो इसके आगे का टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है चर्चा करूंगा। इसके आगे की अभी नंबर सिस्टम में मैं एक एक टॉपिक हर एक दिन जो है एक नई वीडियो को ला करके हर एक टॉपिक को मैं शुरू से लेकर के और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।